हेलो चैंपियंस, क्या हाल चाल। आई होप कि तुम सब अच्छे होगे और पढ़ाई कर रहे होगे। तो आज मैं लेके आ गया हूँ क्लास 11th की फिजिक्स का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर 1 काफी पहले आया था, बीच में थोड़ा ज्यादा गैप हो गया कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से। बट अब हम लोग इसके सारे लेक्चर्स को कंटिन्यूअसली फॉलो करने वाले हैं। तो लास्ट वाले लेक्चर में हमने यूनिट्स एंड डायमेंशंस या यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाला जो चैप्टर है उसके इंट्रोडक्शन की बात किया था। उसमें ज्यादा हमने कंटेंट कवर नहीं किया था, वो एक तरह से इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर था। आगे अब हम इस चैप्टर को थोड़ा आगे कंटिन्यू करते हैं। अब धीरे धीरे कंटेंट्स इसके अंदर आने शुरू हो जाएंगे। बट ऐसा नहीं है कि इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं था, वो उसका एक अलग रोल है, इस लेक्चर का एक अलग रोल है, और आने वाले हर लेक्चर का एक अपना अलग इंपॉर्टेंस होता है। तो चलो, लास्ट वाले लेक्चर में हमने कुछ बेसिक बातें की थी। आज हम लोग कुछ आगे बढ़ के और भी बहुत सारी बातें करने वाले हैं। तो जो सबसे पहला टॉपिक अभी डिस्कस करने वाले हैं वो हम लोग देखने वाले हैं फंडामेंटल एंड डेराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में, कि जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उनको मेनली हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड जो अदर्स हैं वो क्या है। कुछ जो होती हैं वो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं और रेस्ट ऑल फिजिकल क्वांटिटीज आर डेराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, तो सबसे पहले जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं उसके बारे में हमने पूरा डिस्कस किया था फर्स्ट वाले लेक्चर में। अब इसके हम आगे पोर्शंस को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो फिजिकल क्वांटिटीज है इनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। सम ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज आर फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड रेस्ट ऑल फिजिकल क्वांटिटीज आर डेराइव्ड क्वांटिटीज। तो पहला जो पार्ट हम लोग बना रहे हैं वो बना रहे हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज, एंड जो दूसरा सेक्शन रहेगा वो रहेगा डेराइव्ड क्वांटिटीज का, डेराइव्ड क्वांटिटीज का। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि वो कौन सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं और कौन सी ऐसी क्वांटिटीज है जिनको हम डेराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। तो नाम से भी क्लियर है, फंडामेंटल क्वांटिटीज वो हैं जो बिल्कुल बेसिक क्वांटिटीज हैं। और अगर डेफिनेशन की बात करें तो तुम कहना ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जो किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट क्वांटिटीज होती हैं, उनको हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। और डेराइव्ड क्वांटिटीज वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनको फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से क्या कर किया गया है, डेराइव किया गया है, इसीलिए उनको हम लोग डेराइव्ड क्वांटिटीज भी बोलते हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज which are independent of, which are independent quantities, independent quantities। जो क्वांटिटीज क्या होती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटीज। बट इनकी बात करें तो ये क्या होती है, डेराइव्ड, डेराइव्ड फ्रॉम, डेराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज। इनको हम लोग फ्रॉम डेराइव्ड विद द हेल्प ऑफ, ये बोलते हैं डेराइव्ड विद द हेल्प ऑफ, डेराइव्ड विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। यानी जो स्टार्टिंग की फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जो इंडिपेंडेंट है, उन्हीं के हेल्प से हम लोग कुछ क्वांटिटीज को डेराइव करते हैं जिनको हम लोग डेराइव्ड क्वांटिटीज बोलते हैं। तो अगर मैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की बात करूं तो उसमें मास आता है, मास, लेंथ, टेम्परेचर, टेम्परेचर, फोर्थ तुम्हारा टाइम, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट होती है, इलेक्ट्रिक करंट, ये भी तुम्हारी फंडामेंटल क्वांटिटी है। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और 7th नंबर तुम्हारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 जो क्वांटिटीज हैं फिजिकल क्वांटिटीज, इनको क्या लेट किया गया है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी लेट किया गया है। ये जो 7 क्वांटिटीज हैं वो किसी अदर क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती हैं, ये सेल्फ क्वांटिटीज होती हैं। तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। साथ में 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी आती हैं,
कुछ सप्लीमेंट्री भी क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम फंडामेंटल भी नहीं कहते हैं और इनको हम लोग डेराइव्ड क्वांटिटीज भी नहीं कहते हैं। ये कौन सी क्वांटिटी होती हैं? डेराइव्ड क्वांटिटीज होती है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती है। इनमें आता है पहला प्लेन एंगल। प्लेन एंगल जो 2D में होता है, और एक होता है सॉलिड एंगल जो कि 3D में होता है। सॉलिड एंगल, जिसको ये वाला एंगल ना समझ में आए, प्लेन एंगल जो होता है वो नॉर्मल जो तुम एंगल देखते हो वो वाले एंगल को हम लोग प्लेन एंगल कहते हैं। बट सॉलिड एंगल जो होता है वो सपोज करो किसी 3D फिगर में ऐसे बन सकता है, जैसे सपोज करो एक क्यूब है और इस क्यूब पे मैं क्या करूं कि कुछ सरफेस एरिया यहाँ पे कट करता हूं, इतना एरिया कट करता हूं और इसके सेंटर पर इस एरिया की वजह से कुछ एंगल बनाऊं तो 3D में कुछ एंगल बनेगा। वो जो यहाँ पे 3D में एंगल क्रिएट होता है उस एंगल को हम लोग क्या कहते हैं? सॉलिड एंगल कहते हैं। और यहाँ पे जो एंगल बनता है उसको प्लेन एंगल कहते हैं। तो जो ये दोनों एंगल हैं, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, इनको हम लोग सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कहते हैं। और इन 7 क्वांटिटीज को मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। बाकी दो ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं। अगर इनके यूनिट की बात करें तो मास का यूनिट केजी होता है, लेंथ का यूनिट तुम्हारा मीटर होता है, टेम्परेचर का केल्विन होता है, टाइम का तुम्हारा सेकंड होता है, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर होता है, एम्पियर हो जाएगा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला होता है, कैंडेला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल होता है। तो कभी कभी तुमसे यह भी पूछा जा सकता है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज तो ये है, फंडामेंटल यूनिट्स क्या है? तो इनके फंडामेंटल क्वांटिटीज के रिस्पेक्टिव यूनिट्स को हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स कह सकते हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 है और इनके रिस्पेक्टिव यूनिट्स को हम लोग क्या बोल देते हैं? फंडामेंटल यूनिट्स भी बोल देते हैं। बाकी ये दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी होती है, इनको भी तुम दिमाग में रखोगे। इसके अलावा जब हम डेराइव्ड क्वांटिटीज वाले पे आते हैं तो ये वो क्वांटिटीज है जो फंडामेंटल क्वांटिटीज के ही हेल्प से क्या की गई होती है? डेराइव्ड की गई होती हैं। तो इनके अलावा, इन 7 + 2 9 के अलावा कोई भी फिजिकल क्वांटिटी तुम फिजिक्स में देख रहे हो तो वो सारी की सारी क्वांटिटीज क्या हैं? डेराइव्ड क्वांटिटीज हैं। फॉर एग्जांपल, बहुत सारे इसके एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे मान लो वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, प्रेशर, वर्क, टॉर्क, मोमेंटम, कोई भी, बाकी तुम कोई भी क्वांटिटी ले लो, वो सब की सब क्वांटिटीज क्या होती हैं? डेराइव्ड होती हैं। वो इंडिपेंडेंट नहीं होती हैं, वो किसी ना किसी क्वांटिटी पे डिपेंड करती हैं। जैसे अगर वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो देखो ये डिस्टेंस और टाइम पे क्या कर रहा है? डिपेंड कर रहा है। एक्सीलरेशन की बात करें तो डेल्टा v/t होता है, वेलोसिटी और टाइम पे डिपेंड कर रहा है। अगेन वेलोसिटी डिस्टेंस और टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो ये ओवरऑल डिस्टेंस और टाइम पे डिपेंड कर रहा है। फोर्स की बात करो तो मास, लेंथ, टाइम तीनों पे डिपेंड करता है। प्रेशर जो है वो तुम्हारा फोर्स अपॉन एरिया है, तो मास, लेंथ, टाइम तीनों पे डिपेंड करेगा। वर्क भी उसी पे, ऐसे ही बहुत सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है। टॉर्क, मोमेंटम, और जितनी भी डेराइव्ड क्वांटिटीज हैं वो कभी सिंगल क्वांटिटी से नहीं बनती है, हमेशा एक से ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलके क्या होती हैं? डेराइव की जाती हैं। इसलिए इनको हम लोग डेराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। और इन 7 क्वांटिटीज को हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। ये क्वांटिटीज किसी दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करते हैं, बट ये सारी क्वांटिटीज इन्हीं क्वांटिटीज की हेल्प से क्या की गई हैं? डेराइव की गई हैं। ये दो तुम्हारे सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती है जो ना फंडामेंटल में आते हैं ना डेराइव्ड में आते हैं। ये है प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल 2D में बनता है और सॉलिड एंगल जो होता है वो 3D में बनता है। तो ये दो क्वांटिटीज को भी तुम्हें याद रखना है। प्लेन एंगल के यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट होता है रेडियन, सबने पढ़ा है, रेडियन होता है। और सॉलिड एंगल का जो यूनिट होता है वो स्टेरेडियन होता है, स्टेरेडियन हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, ये याद रखना कि प्लेन एंगल का जो यूनिट होता है वो रेडियन होता है और सॉलिड एंगल का जो यूनिट होता है वो स्टेरेडियन हो जाता है।
तो आई होप तुमको ये फंडामेंटल क्वांटिटीज और डेराइव्ड क्वांटिटीज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। चलो फिर हम लोग अगले वाले टॉपिक को देखते हैं। इसके बाद हम लोग यूनिट्स के जो सिस्टम है उसको थोड़ा समझते हैं, फिर हम लोग आगे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो इसके बाद हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अगर पहले भी तुमने पढ़ा हो तो देखा हो, यूनिट्स के 3 सिस्टम होते थे, एमकेएस, एफपीएस और सीजीएस सिस्टम होता था। बाद में एमकेएस वाले सिस्टम को ही स्टैंडर्ड सिस्टम मान लिया गया, एसआई सिस्टम जिसको हम लोग बोलते हैं बाद में आके, और सबसे जो फेमस सिस्टम है वही एसआई सिस्टम होता है। बट ये भी समझ लो कि जो एसआई सिस्टम है उसका जो ओल्ड वर्जन है उसको हम लोग एमकेएस सिस्टम कहते थे। पहले जब ये एसआई सिस्टम नहीं हुआ करता था तो 3 तरह के सिस्टम ऑफ यूनिट्स हुआ करते थे, उनको हम पढ़ते हैं पहले। तो यहाँ पे हेडिंग बना लेते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। तो सबसे पहले यूनिट्स के 3 सिस्टम चलते थे। वो सिस्टम क्या क्या थे? तो एमकेएस, दूसरा जो सिस्टम था वो था एफपीएस सिस्टम, तीसरा जो था वो सीजीएस सिस्टम था। सीजीएस और एसआई के बारे में तो मैक्सिमम लोग सुनते हैं, बट ये एफपीएस और एमकेएस क्या है? तो एमकेएस जो है यही एसआई यूनिट का ओल्ड वर्जन है। फिलहाल तुम ये सोचो कि स्टार्टिंग में ये 3 सिस्टम हुआ करते थे और इन सिस्टम्स का मीनिंग क्या है थोड़ा ये समझो। एमकेएस क्यों बोला गया, एफपीएस क्यों बोला जाता है और सीजीएस क्यों बोला जाता है? तो एमकेएस, एफपीएस, सीजीएस को बनाने के लिए 3 फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग कंसिडर करते हैं। पहला होता है मास नहीं, लेंथ होता है। सबसे पहले ऑर्डर में लेंथ लेते हैं, फिर हम लोग मास को लेते हैं, फिर हम लोग टाइम को लेते हैं। इन 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को कंसिडर करके कुछ सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया गया। वो सिस्टम ऑफ यूनिट थे एमकेएस, एफपीएस और सीजीएस। तो जब एमकेएस बनाया गया तो इस सिस्टम में बोला गया कि हम लोग मास, लेंथ को मीटर में लेंगे, लेंथ को हम लोग मीटर में मेजर करेंगे, मास को हम लोग किलोग्राम में मेजर करेंगे, किलोग्राम में मेजर करेंगे, और टाइम को हम लोग सेकंड में मेजर करेंगे। तो इसी को शॉर्ट में हम लोग एमकेएस सिस्टम कहते हैं। यानी एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा यूनिट्स का सिस्टम जिसमें लेंथ को मीटर में मेजर किया जा रहा हो, मास को किलोग्राम में मेजर किया जा रहा हो और टाइम को सेकंड में मेजर किया जा रहा हो, उस यूनिट के सिस्टम को हम लोग एमकेएस सिस्टम कहते हैं। वैसे ही जो एफपीएस सिस्टम है उसका मतलब है कि तुमको लेंथ को इसमें फुट में मेजर करना है, फुट में, और मास को पाउंड में मेजर करना है, पाउंड में, और टाइम को तुम्हें सेकंड में मेजर करना है। तो इसी को शॉर्ट में हम लोग एफपीएस सिस्टम कहते हैं। तो सीजीएस सिस्टम की अगर बात करें तो सीजीएस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर किया जाता है, सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में मेजर किया जाता है और टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता है। हर सिस्टम में जो टाइम है वो क्या होता है तुम्हारा, सेकंड में ही होता है। तो ये मीनिंग होता है एफपीएस, एमकेएस और सीजीएस का। बाद में जो इंटरनेशनल कमेटी होती है साइंस की, उसने ये डिसाइड किया कि हम इतने सारे सिस्टम्स नहीं यूज करेंगे, एक कॉमन सिस्टम होना चाहिए जिसको वर्ल्ड वाइड सब लोग फॉलो करें। तो बाद में जाके इस एमकेएस वाले सिस्टम को ही एसआई सिस्टम बोला गया, जिसको हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बोलते हैं, जिसको हम लोग कॉमनली एसआई यूनिट के नाम से जानते हैं। तो एसआई यूनिट का मतलब लेंथ मीटर में होना चाहिए, मास किलोग्राम में होना चाहिए, टाइम सेकंड में होना चाहिए। बाकी और भी मैं तुमको बता देता हूं, टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए, केल्विन में होना चाहिए, और तुम्हारा बाकी जो तुम्हारा करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है, वो एम्पियर में होना चाहिए, एम्पियर में होना चाहिए। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात करें, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात करें तो मोल में होना चाहिए। और जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी वो तुम्हारा कैंडेला में होना चाहिए, वो तुम्हारा किस में होना चाहिए, कैंडेला। तो ये जो सिस्टम है ये वाला, इसी को हम लोग एसआई सिस्टम कहेंगे। और इंटरनेशनली जिस सिस्टम को फॉलो किया जाता है वो सिस्टम है एसआई सिस्टम। इट मींस इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को बोलते हैं एसआई। तो एसआई का जो ओल्ड वर्जन है वो कौन है? एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट।
तो आई होप तुमको ये सिस्टम ऑफ यूनिट है, अगर आज तक नहीं समझ में आया होगा तो आज समझ में आ गया होगा और आज से इसके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आगे चल के एफपीएस वाला सिस्टम तो लगभग खत्म ही हो जाता है। दो सिस्टम हम लोग जनरली लेके चलते हैं, एसआई और सीजीएस वाले सिस्टम को, ठीक है। तो चलो अब इसको नोट करो, आगे हम लोग दूसरे वाले टॉपिक को डिस्कस करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो जो ये फिजिकल क्वांटिटीज है ना, उनको हम डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे ना डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में अलग अलग तरीके से कैटेगराइज करते हैं। तो थोड़ा हम इन फिजिकल क्वांटिटीज को फंडामेंटल और डेराइव्ड के हिसाब से तो डिवाइड किया ही, थोड़ा एक और क्लासिफिकेशन मैं तुमको बताता हूं वो कैसे कर सकते हैं, वो देखो। तो फिजिकल क्वांटिटीज का हम फर्दर और भी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं दूसरे पैरामीटर पे, वो कैसे करते हैं थोड़ा देखना। तो हेडिंग बना लो, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। किसी एक चीज का क्लासिफिकेशन केवल एक ही तरीके से नहीं किया जा सकता है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके हो सकते हैं उनको क्लासिफाई करने का। तो आज मैं ये जो क्लासिफिकेशन कर रहा हूं वो इनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के हिसाब से कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के हिसाब से कर रहा हूं। पहला जो मैंने कैटेगरी बनाया वो इनमें ये बनाया कि ऐसी कितनी क्वांटिटीज हैं जो डायमेंशन वाली हैं जिनके अंदर डायरेक्शन है, और ऐसी कितनी है जो डायमेंशन लेस है जिनमें कोई डायरेक्शन नहीं है। तो सबसे पहले जो इनको दो पार्ट में हम डिवाइड किए वो डायमेंशनल क्वांटिटीज, और जो दूसरा इनका हमने कैटेगरी बनाया वो डायमेंशन लेस का बनाया, डायमेंशन लेस क्वांटिटीज, डायमेंशन लेस क्वांटिटीज, ठीक है ना। तो कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती है जो डायमेंशनल होती है जिनमें डायरेक्शन होता है, और कुछ होती है जो डायमेंशन लेस होती हैं। तो डायमेंशनल क्वांटिटीज की अगर बात करें तो डायमेंशनल में भी तुम दो कैटेगरी बना सकते हो। तो इतना तो समझ में आ रहा होगा, डायमेंशनल मतलब जिसके अंदर डायरेक्शन होगा वो डायमेंशनल क्वांटिटी हो जाएगा। और बाकी अगर तुम ये देखना चाह रहे हो कि उनके अंदर भी और क्या कैटेगरीज हो सकती हैं, तो डायमेंशनल में हम लोग डायमेंशनल कांस्टेंट एक कैटेगरी बना सकते हैं, डायमेंशनल कांस्टेंट, और एक कैटेगरी बना लेते हैं डायमेंशनल वेरिएबल। मतलब ऐसे डायमेंशनल जो क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, और ऐसे डायमेंशनल जो वेरी करते हैं। हम दो कैटेगरी में इनको हम डिवाइड कर सकते हैं, डायमेंशनल कांस्टेंट्स और डायमेंशनल वेरिएबल्स। तो अगर डायमेंशनल क्वांटिटीज की बात करें ना, तो उन क्वांटिटीज में तुमको क्या क्या दिखेगा, कुछ ऐसी चीजें होती है जिनके अंदर डायमेंशन तो होता है। डायमेंशन का मतलब डायरेक्शन से तो होता ही है, डायमेंशन का मतलब जो कई सारी फिजिकल क्वांटिटीज पे क्या कर रहे हो, डिपेंड कर रहे हो, तो उनको हम डायमेंशनल बोल सकते हैं। तो डायमेंशनल में कुछ ऐसे होते हैं जो कांस्टेंट होते हैं, फिक्स होते हैं, और कुछ होते हैं वेरिएबल। जैसे मैं तुमको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। जैसे तुम्हारा सपोज कर लो ये जो तुम्हारा कूलॉम्स कांस्टेंट के होता है, कूलॉम्स कांस्टेंट, कूलॉम्स कांस्टेंट आगे पढ़ोगे क्लास 12th में आएगा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले चैप्टर में। अगर ये ना समझ में आ रहा हो तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पढ़ा है जी वाला, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है ना। तो डायमेंशनल को तुम ऐसे भी समझ सकते हो, डायमेंशनल वो होता है जिसके लिए कुछ फॉर्मूला हो, जो किसी चीज पे क्या करता हो, डिपेंड करता हो, डायरेक्शन नहीं बोलेंगे। ऐसा क्वांटिटी, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो किसी दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड करता हो, उसके लिए एक फॉर्मूला हो, वो हमेशा फिक्स ना रहता हो, उसको हम डायमेंशनल बोल सकते हैं। तो डायमेंशनल में भी कुछ ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, जिनके लिए फॉर्मूला तो होता है लेकिन उनकी वैल्यू क्या होती है, वो कांस्टेंट्स में कंसिडर होते हैं। और कुछ होते हैं जो क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, जैसे के हो गया, जी हो गया, और भी तुम्हारे बहुत सारे हैं, जैसे तुम्हारा ये वाला हो गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया, और भी तुम्हारे जैसे प्लांक्स कांस्टेंट एच होता है, ये भी पढ़ोगे आगे, मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आता है। प्लांक्स कांस्टेंट जो आता है वो भी एक ऐसा कांस्टेंट होता है जिसके लिए फॉर्मूला होता है, समझ रहे हो ना। एक कुछ ऐसे कांस्टेंट होते हैं जिनके लिए फॉर्मूला होता है, यानी और भी वो क्वांटिटीज पे क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। तो उनको हम लोग कांस्टेंट तो जरूर कहते हैं, लेकिन वो कौन से कांस्टेंट है, डायमेंशनल कांस्टेंट। डायमेंशनल वेरिएबल की बात करो तो बाकी तुम जितना पढ़ते हो, फोर्स हो गया, फोर्स हो गया तुम्हारा, मोमेंटम हो गया, फोर्स हो गया, मोमेंटम हो गया,
वर्क डन हो गया, मतलब जो जिनके लिए फॉर्मूला भी होता है और जिनकी वैल्यू चेंज भी होती रहती है, जो कांस्टेंट के अंदर नहीं कंसिडर किए जाते हैं, वो सब क्या होते हैं, डायमेंशनल वेरिएबल होते हैं। फोर्स, मोमेंटम, वर्क, वेलोसिटी, एनर्जी, और भी बहुत सारा तुम बोल सकते हो जो भी है, तो वो सारी की सारी चीजें क्या हो जाएंगी, वो तुम्हारी डायमेंशनल वेरिएबल के अंदर आ जाएंगे। अब थोड़ी बात करते हैं डायमेंशन लेस वालों की। डायमेंशन लेस वाली क्वांटिटीज वो होती है जिनके लिए कोई ऐसे बोल सकते हो दूसरे क्वांटिटीज पे ऐसे डिपेंड ना करते हो, कुछ उनके लिए स्पेशल फॉर्मूला ना होता हो। उनमें अगर बात करो तो उसमें भी दो कैटेगरीज बना सकते हो। पहली कैटेगरी क्या होगी, डायमेंशन लेस कांस्टेंट, मतलब उसके अंदर डायमेंशन तो है ही नहीं, साथ में कांस्टेंट भी नहीं है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। और एक कैटेगरी दूसरी क्या बनाओगे, डायमेंशनलेस वेरिएबल। डायमेंशनलेस तो है लेकिन उनकी वैल्यू क्या होती है, वेरी करती है। डायमेंशनलेस वेरिएबल्स, डायमेंशनलेस वेरिएबल्स। एक और सबसे अच्छा तरीका ये भी हो सकता है डायमेंशनलेस और डायमेंशन नल क्वांटिटीज को पहचानने का। इनके पास यूनिट होता है और इनके पास कोई यूनिट नहीं होता है, नो यूनिट। ये सबसे अच्छा तरीका है पहचानने का कि कौन डायमेंशनल है कौन डायमेंशनल नहीं है, ये पहचानना है तुमको। तो जिनके पास कुछ यूनिट होता है तो पक्का यूनिट उसी के पास होगा जो किसी न किसी क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा होगा, और यूनिट किसके पास नहीं होगा, जो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा होगा। तो डायमेंशनल वो होते हैं जिनके पास यूनिट होता है। तुम पढ़े हो इन सबके क्या होते हैं, यूनिट्स होते हैं। कूलॉम्स कांस्टेंट का भी यूनिट होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, G इक्वल टू क्या होता है, वो तुम्हारा F इज इक्वल टू G m1 अपॉन r स्क्वायर से निकालोगे फॉर्मूला, तो G का फॉर्मूला आता है F r स्क्वायर अपॉन m1 m2, तो उसका एक यूनिट आता है, तुम पढ़े हो। इसकी वैल्यू होती है ना 6.67 इंटू 10 का पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, तो उसका यूनिट आ रहा है। इसका मतलब वो डायमेंशनल है लेकिन कांस्टेंट है, डायमेंशनल है लेकिन कांस्टेंट है। और बाकी जो फिजिकल क्वांटिटीज हम लोग नॉर्मली पढ़ते हैं, ये तो जनरल वाले सारे हैं जो पढ़ते हैं, वो क्या है, डायमेंशनल भी है, उनके लिए फॉर्मूला भी होता है, यूनिट भी होता है, और वो कांस्टेंट नहीं होते। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास यूनिट नहीं होता है, वो डायमेंशनलेस होते हैं, उनका कोई फॉर्मूला ऐसे नहीं होता है, बट वो क्या है, मतलब फॉर्मूला लगाओगे भी तो यूनिट यूनिट कट के कोई यूनिट नहीं हो जाएगा, यूनिट लेस हो जाते हैं। ये क्या हो जाता है, यूनिट लेस हो जाते हैं। तो इनमें भी कुछ ऐसे हैं जो कांस्टेंट होते हैं, कुछ वेरी करते हैं। अब कांस्टेंट वाले कौन है, जैसे तुम्हारा कोई नंबर ले लो 1, 1 क्या है, नंबर है जिसका कोई यूनिट भी नहीं होता है और इसकी वैल्यू बिल्कुल फिक्स होती है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, पाई हो गया, और भी तुम लिखना चाहो तो तुम्हारा एक फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट भी होता है, सुना होगा तुमने, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 1/137 कांस्टेंट इक्वल टू 1/137। ये भी किस में आएगा, तुम्हारा डायमेंशनल कांस्टेंट के अंदर आएगा, इसकी भी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। तो इस तरह के नंबर जिनका ना कोई डायमेंशन हो ना कोई यूनिट हो और उनकी वैल्यू भी क्या हो, फिक्स हो, उनको हम लोग डायमेंशनल कांस्टेंट वाली कैटेगरी में रखते हैं। और ऐसे डायमेंशनलेस क्वांटिटीज जिनकी वैल्यू चेंज होती है, जैसे तुम्हारा स्ट्रेन हो गया, स्ट्रेन की वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, इसकी वैल्यू चेंज होती है। प्लेन एंगल हो गया, प्लेन एंगल हो गया, इसकी वैल्यू भी चेंज होती है बट ये डायमेंशनलेस होता है। सॉलिड एंगल हो गया, सॉलिड एंगल हो गया, इसकी वैल्यू भी क्या होती है, चेंज होती रहती है। तो ये क्या है, डायमेंशनलेस वेरिएबल्स, और ये है डायमेंशनलेस कांस्टेंट। तो आई होप ये वाली क्लासिफिकेशन तुमको समझ में आई होगी कि इस तरीके से भी हम फिजिकल क्वांटिटीज को कुछ पोर्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। डायमेंशनल मतलब जिनके पास यूनिट हो, डायमेंशनलेस मतलब जिनके पास यूनिट ना हो। डायमेंशनल वालों में भी दो कैटेगरी है, कांस्टेंट और वेरिएबल, और डायमेंशनलेस वालों में भी कैटेगरी है कांस्टेंट और वेरिएबल। तो वो कौन कौन से हो सकते हैं ये तुम सब देख लिए। तो चलो अब इसको नोट करो और हम लोग अगले वाले टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलो। तो अब डायमेंशनल और इन सब की बातें हो गई, तो चलो इस टॉपिक के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है,
डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है, इन सारी चीजों को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहीं से काफी डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं तुम्हारे एग्जाम्स में, चाहे वो किसी भी एग्जाम की बात करो, जेईई मेन की बात करो, एडवांस की बात करो, बोर्ड्स की बात करो, नीट की बात करो, डायमेंशनल फॉर्मूला पे डायरेक्ट क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं। लेकिन इसका जो सिलेबस है वो काफी ब्रॉड है। तुम्हारा पूरा 11th 12th के अंदर जो फिजिक्स है उनमें से किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला तुमसे पूछा जा सकता है। तो इसलिए ये समझने में तो चलो आसान है, इंपॉर्टेंट तो बहुत है, बट इसके फाइनल क्वेश्चंस तुम तभी कर पाओगे जब तुम्हारे पास 11th और 12th दोनों क्लासेस के जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उन सारे क्वांटिटीज के फॉर्मूले और सारे क्वांटिटीज के बारे में जब तुम पढ़ लोगे तब जाके तुम फाइनल क्वेश्चन को कर सकते हो। वो अलग बात है कि क्वेश्चन में ऐसे क्वांटिटी के बारे में पूछ लिया गया जिसके बारे में तुम जानते हो तो ठीक है, बट अगर कॉन्फिडेंट के साथ तुम किसी भी क्वेश्चन का आंसर इस टॉपिक पे करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें वेट करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट समझ लो आज, लेकिन 100% तुम अप्लाई तभी कर पाओगे जब तुम सारे क्वांटिटीज के बारे में पढ़ लो। तो चलो समझते हैं कि ये डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला किसको कहते हैं या डायमेंशनल इक्वेशन किसको कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा हेडिंग रहेगा डायमेंशन। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डायमेंशन को। तो डायमेंशन देखना क्या होता है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगी ना तो वो बहुत सारे फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रही होगी, हो सकता है 2 पे कर रही हो या 3 पे कर रही हो। तो कोई फिजिकल क्वांटिटी किसी फंडामेंटल क्वांटिटी पे कितने पावर के हिसाब से वो डिपेंड कर रही है उसको हम लोग डायमेंशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल तुम समझना, जैसे मैं बोल रहा हूं कि फोर्स है, तो फोर्स जो होता है ना वो तुम्हारा क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। समझने की कोशिश करना यार, मास क्या होता है, तो वो मास तो फिजिकल क्वांटिटी है। एक्सीलरेशन जो होता है वो डेल्टा वी बाई टी होता है, डेल्टा वी बाई टी होता है। अच्छा, डेल्टा वी का मतलब वी, वेलोसिटी में चेंज करोगे तो वो एक्सेलरेशन थोड़ी हो जाएगा, वेलोसिटी में चेंज करोगे तो वेलोसिटी ही रहेगी। तो ये वेलोसिटी है, और वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो मीटर अपॉन टाइम आएगा। तो इसको अगर फाइनली तुम सॉल्व करो तो ये मीटर अपॉन लेंथ अपॉन क्या आ जाएगा, डिस्टेंस को लेंथ बोल दो, तो लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर आ रहा है। तो इसका जब तुम सही से देखोगे तो m का पावर 1, l का पावर 1 और t के पावर -2 पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। ध्यान देना, ये फोर्स की अगर बात करो, फोर्स वाले फिजिकल क्वांटिटी की बात करो, तो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज के केस में मास के 1 पावर और लेंथ के 1 पावर और टाइम के -2 पावर से मिलके बन रहा है। यानी अगर तुम यहां पे डायमेंशन की बात करोगे तो फोर्स का 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज में डायरेक्शन है, इसमें 1, इसमें 1 और इसमें -2 डायमेंशन है। तो डायमेंशंस ऑफ, यहां से तुम बोल सकते हो डायमेंशंस ऑफ फोर्स, डायमेंशंस ऑफ फोर्स आर 1 इन मास, 1 इन लेंथ एंड -2 इन टाइम। इनको तुम क्या बोलोगे, डायमेंशंस बोलोगे। तो डायमेंशंस ये हैं, जो पावर्स बन रहे हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, डायमेंशंस कहते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला की। किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी के जो डायमेंशंस हैं उनको तुम किसी फिजिकल क्वांटिटी के पावर के ऊपर लिख के उसको बिग ब्रैकेट में क्लोज करके लिखते हो तो उस चीज को हम लोग उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला कहते हैं। यानी पहले तुमने पता कर लिया कि जो फोर्स है उसके अंदर, उसका m के अंदर 1 डायमेंशन है, लेंथ के अंदर 1 डायमेंशन है और टाइम के अंदर -2 डायमेंशन है। तो उन डायमेंशंस को उस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर पावर के फॉर्म में लिख के बिग ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दोगे तो वो चीज उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा। तो डायमेंशंस की बात करें तो ये डायमेंशंस है, और डायमेंशनल फॉर्मूला जो बनेगा वो क्या बनेगा वो देखो। तो डायमेंशनल फॉर्मूला, एग्जांपल की बात कर रहे हैं हम, ये हमने इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लिया था।
तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अगर मैं फोर्स की बात करूं तो तुम क्या कहोगे, उनके जो डायमेंशंस हैं उनको तुम उनके करस्पॉन्डिंग फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर पावर के फॉर्म में लिखो और उसको बिग ब्रैकेट में क्लोज कर दो, तो उस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला मिल जाता है। तो डायमेंशंस तुमको समझ में आ गया, कोई फिजिकल क्वांटिटी कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रही है, तो कितने पावर पे डिपेंड कर रही है, वो जो पावर होता है वो उस पर्टिकुलर फंडामेंटल क्वांटिटी में उसका डायमेंशन बताता है। मतलब फोर्स के डायमेंशंस की बात करूं, इसका मास में +1 डायमेंशन है, लेंथ में +1 डायमेंशन है और टाइम में इसका डायमेंशन कितना है, -2 है। इन्हीं डायमेंशंस को करस्पॉन्डिंग फिजिकल क्वांटिटीज के पावर के फॉर्म में लिख के बिग ब्रैकेट में क्लोज कर दो, तो उस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी का तुम्हें क्या मिल जाता है, डायमेंशनल फॉर्मूला मिल जाता है। तो अगर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखोगे तो m का पावर +1, l का पावर +1 और t का पावर -2 होगा। बिग ब्रैकेट में लिख दोगे तो ये फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा। एक और जो नेम है उस पर बड़ी कंफ्यूजन होता है कई लोगों को कि भाई अच्छा चलो ये दोनों चीज तो मुझे समझ में आ गया, बट ये डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है यार, ये कभी कभी यूज होता है क्वेश्चन में कि डायमेंशनल इक्वेशन है, ये क्या होता है। तो कुछ नहीं है यार, ये सब थोड़े थोड़े चेंजेस हैं जिससे तुम्हें कंफ्यूजन आता है। आज ये कंफ्यूजन तुम खत्म करो और आगे बढ़ो। देखो मेरे क्लास का सबसे जो मेन पॉइंट रहेगा ना, वो तुम्हारे जो छोटे छोटे डाउट्स हैं उनको खत्म करना है, तुम्हें डाउट्स खत्म करने, जितने डाउट्स रिमूव करोगे उतना तुम आगे बढ़ते जाओगे। ठीक है, तो इसमें डायमेंशनल इक्वेशन की अगर बात करें तो डायमेंशन समझ में आया, डायमेंशनल फॉर्मूला समझ में आया। डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है कि जब तुम किसी फिजिकल क्वांटिटी को उसके डायमेंशनल फॉर्मूले से इक्वेट करते हो तो जो इक्वेशन बनती है उसको क्या कहते हैं, डायमेंशनल इक्वेशन कहते हैं। यानी फोर्स है, फोर्स को तुम ऐसे लिख दो और इसको इक्वेट कर दो इसके डायमेंशनल फॉर्मूला से, m l और t के पावर -2 को, 1 को कभी कभी नहीं लिखते। तो ये जो चीज बन के तैयार होगी, ये इक्वेशन बन के तैयार होगा, उसको हम कहते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। यानी whenever a physical quantity is equated by its dimensional formula then it is called dimensional equation। इसको क्या कहते हैं, डायमेंशनल इक्वेशन कहते हैं। तो आई होप तुमको ये चीज डायमेंशन, डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल इक्वेशन वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। इसको क्यों पढ़ते हैं, तो हम ये देखना चाहते हैं कि कोई फिजिकल क्वांटिटी जिस फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलके बना है उस पे किस तरीके से डिपेंड कर रहा है। पावर प्लस में आएगा मतलब मल्टीप्लाई हुआ होगा, माइनस पावर का मतलब उस फिजिकल क्वांटिटी से डिवाइड हुआ होगा। जितना पावर प्लस में होगा उसका उस पर्टिकुलर फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी में प्लस डायमेंशन होगा और जितना पावर माइनस आएगा उतना माइनस डायमेंशन होगा। एक फोर्स वाले एग्जांपल के थ्रू मैंने तुमको ये तीनों चीजें सिखाने की कोशिश की। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा, जितना मुझे लग रहा है तुम्हें ये चीज जरूर समझ में आई होगी। चलो फिर अब आगे बढ़ते हैं और कुछ फिजिकल क्वांटिटीज लेते हैं और उनका हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने की कोशिश करेंगे। इस टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि तुम्हें कोई भी फिजिकल क्वांटिटी गिवन होगी और तुमको उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना होगा। तो उसके लिए प्रोसेस क्या होता है कि अगर तुम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना चाहते हो तो पहले उसका फॉर्मूला लिखो, फिर कोशिश करो धीरे 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 उनको फंडामेंटल क्वांटिटीज के फॉर्म में चेंज करो और जो वो कंप्लीटली फंडामेंटल क्वांटिटीज के फॉर्म में चेंज हो जाएंगे तो तुम्हें वो डायमेंशन दिखने लगेगा और उसको तुम बिग ब्रैकेट में पावर के फॉर्म में लिख दोगे तो उस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी का क्या बन जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा। चलो तो इसके बाद मैं कुछ फिजिकल क्वांटिटीज लूंगा जो अभी तक तुम देखे होगे, जिनको जानते होगे क्लास 8, 9, 10th में। अभी हम उन्हीं से शुरुआत करते हैं, बाकी धीरे धीरे हम उन क्वांटिटीज का भी वो कुछ देखेंगे जिनका नाम तुम नहीं जानते हो। बट ये चीज तुम समझ लो, आज नोट करके रख लो कि अगर तुम अभी पीवाईक्यू सॉल्व करते हो तो इसके ऊपर तुम्हें बहुत सारे पीवाईक्यूज मिलेंगे, बट तुम उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे जिन क्वेश्चंस में ऐसे फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पूछा गया होगा जिनको तुम 8, 9 और 10th में पढ़े होगे।
बट ऐसा नहीं होता है। 8, 9, 10th में तुमने जितने फिजिकल क्वांटिटी का नाम सुना है वो तुम्हारे 11th और 12th का मिला के जो फिजिकल क्वांटिटीज है उनका 10% भी नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि तुम रेयर केस में 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चंस तुम अभी सॉल्व नहीं कर पाओगे तो उसके लिए वेट करो, बट तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना। तो जैसे क्लास 12th फिनिश होगा या सारे फिजिकल क्वांटिटीज खत्म हो जाएंगे तो तुम कर सकते हो। कई बुकों में सारे फिजिकल क्वांटिटीज का फॉर्मूला या सारा टेबल दिया होता है, बट उससे वो उतनी फील नहीं आएगी यार। तुम रट के कोई काम नहीं कर सकते, किसी का फॉर्मूला रट के तुम नहीं करोगे। जब उसको समझोगे नहीं जब तक कि हाँ उसका फॉर्मूला क्यों वो आ रहा है, वो होता क्या है, जब सारी चीजें समझ में आ जाती हैं तो कनेक्ट करना आसान होता है। रट के तुम उसके फॉर्मूले को नहीं बना सकते। तो मैं तुमसे यही एडवाइस करूंगा, कॉन्सेप्ट को अपने फॉर्मूले को थ्रू समझ लो और फिर जब ये पूरा पढ़ लेना तो लास्ट में क्वेश्चन सॉल्व करना, कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। कॉन्सेप्ट सीखने के लिए तुम्हारे ये जो फॉर्मूले तुम जानते हो वो एनफ है। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज का हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला नोट करने की कोशिश करते हैं और तुम कर लोगे, ये मुझे पूरा होप है और पूरा भरोसा है तुम पे। ठीक है, काफी आसान होता है। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि उसका फॉर्मूला नोट करो और उस फॉर्मूले के थ्रू कोशिश करो कि उनको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म में चेंज करो। और वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या होंगी? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इनके टर्म में कोशिश करना है कि इनमें से किसी, जिनके भी टर्म में वो जा सके, इन्हीं में से किसी एक के टर्म में या 2 के टर्म में या 3 के टर्म में होना चाहिए। तो चलो मैं यहां पे क्वेश्चन लिखता हूं, क्वेश्चन के थ्रू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा, राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ, राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ, राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फॉलोइंग, फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज, फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो यहां पे मैं कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के नेम लिखूंगा, उनका तुम्हें डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना होगा। हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तुम क्लास 9th से शुरू करो कि जब तुमने सबसे पहले पढ़ा था, क्या पढ़ा था? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का तो याद कर लो भाई, वो लेंथ होते हैं। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो उन दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सिर्फ एल होगा। क्या होगा? एल होगा। सेकंड, बिल्कुल बेसिक से करा रहे हैं, देखना टाइम बहुत ज्यादा यूज होता था, तो टाइम तो खुद ही क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला टी होगा। बाकी हम लोग उसके बाद स्पीड और वेलोसिटी पढ़े थे। स्पीड और वेलोसिटी एक ही तरह की क्वांटिटीज हैं, उनका भी डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा। और क्या होता था? ये होता था डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी होता था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का एल एल हो गया और टाइम का टी हो गया। तो जब एल को टी से डिवाइड करोगे तो एल अपॉन टी आएगा और इसको लिखोगे तो एल का पावर +1 और टी का पावर -1 बनेगा। तो आज से याद रखना कि जब भी क्वेश्चन में स्पीड या वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला तुमसे पूछे तो एल इंटू टी का पावर -1 को बिग ब्रैकेट में लिख देना, वो स्पीड और वेलोसिटी का क्या बन जाएगा? डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। और भी आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हमने एक्सीलरेशन के बारे में पढ़ा था। एक्सीलरेशन के बारे में, तो एक्सीलरेशन के अगर फॉर्मूले की बात करें तो डेल्टा वी बाई टी होगा। डेल्टा वी का मतलब वी होगा और टी का मतलब टी होगा। वी का भी जस्ट पढ़ के आ रहे हैं, कितना हो रहा है? एल टी का पावर -1 और नीचे क्या है? टी। तो इसको जब नोट करोगे तो टी का पावर 1 फिर ऊपर जाएगा तो टी का पावर -2 बन जाएगा। यानी एक्सीलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला एल इंटू टी का पावर -2 आएगा। इसको बिग ब्रैकेट में लिख देंगे। अभी हमने फोर्स की बात कर लिया है, तो और आगे बढ़ते हैं, मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। क्लास 9 से स्टार्ट करते हैं, तुम भी ऐसे ही करना। और क्लास 9, 10th में जितने फिजिकल क्वांटिटी पढ़े हो उनका तो एटलीस्ट तुम डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे नोट करते हैं वो तुम सीख लो, उनके थ्रू तुम अपनी प्रैक्टिस कर लो। तो अगर तुम मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर नोट करना चाहते हो तो मैंने जैसा बोला पहले उसका फॉर्मूला लिखो। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। मास का तो m ही होगा, वेलोसिटी का भी पढ़ के आ रहे, कितना होता है? एल टी का पावर -1 होता है। तो इसका हो जाएगा m एल टी का पावर -1 इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। कौन सा मोमेंटम? लीनियर मोमेंटम। और भी कुछ क्वांटिटीज लेते हैं, जैसे वर्क लेते हैं।
वर्क भी हम लोग क्लास 9th में पढ़े थे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, पढ़ा था ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो फोर्स का भी हम लोग कुछ टाइम पहले देखे थे, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आया था, तो बताओ क्या आया था, ml का पावर -2। ऐसे तुमको देखो कुछ क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला याद है ना, तो डायरेक्ट तुम किसी दूसरे का फाइंड आउट कर सकते हो, थोड़ी मदद मिलती है। तो इनको कोशिश करो जो बेसिक वाले वो लर्न हो जाए। जैसे वेलोसिटी स्पीड का लर्न कर लो, lt पावर -1 होता है, इसको लर्न कर लो, एक्सेलरेशन का lt पावर -2 होता है। अभी मैं जितना लिखा हूं सब इतने इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न कर लोगे तो इनसे जो बड़े क्वांटिटीज आएंगे उनका फाइंड करने में तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगा। मोमेंटम का लर्न कर लो कि mlt का पावर -1 होगा, देख रहे हो, अगर यहाँ वेलोसिटी का लर्न था तो कितना मदद मिला तुमको यहाँ पे फाइंड आउट करने में। वैसे अगर वर्क का निकालना है तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का अगर लर्न है तो इजीली तुम फाइंड कर लोगे। तो फोर्स का हो गया mlt का पावर -2 और डिस्प्लेसमेंट का कितना हो जाएगा, l हो जाएगा। तो फिर l और l मल्टीप्लाई होंगे तो l का पावर 2 आ जाएगा, तो ml का पावर 2 t का पावर -2 हो गया। तो इस तरीके से करके ml का पावर 2 t का पावर -2 ये वर्क का क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। तो ऐसे करके तुम और भी जितनी फिजिकल क्वांटिटीज को तुमने पढ़ा था, प्रेशर या आगे जो भी चीजें तुमने पढ़ी थी, उन सब का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करने की कोशिश करना। और जो भी चीजें होंगी हम लोग अगले वाले लेक्चर में और भी कुछ फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करेंगे, कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो तुम अपनी प्रैक्टिस के लिए जो यहाँ पे तुमने सीखा उसके थ्रू कोशिश करना कि जितनी फिजिकल क्वांटिटीज तुमने क्लास 9-10 में पढ़ा है उन सब की डायमेंशनल फॉर्मूला को फाइंड करने की कोशिश करना, फिर उसको अपने बुक्स में जो लिस्ट दिया होगा उस लिस्ट से मैच करना कि क्या तुमने सही लिखा है या नहीं लिखा है। तो बस आई होप कि तुमको कैसे डायमेंशनल फॉर्मूला को नोट करना होता है, क्या होता है डायमेंशनल फॉर्मूला, ये सारी बातें समझ में आई होंगी। आज के लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं, बाकी चीजों को हम लोग अगले वाले लेक्चर में कंटिन्यू रखेंगे। और अब इतना बड़ा गैप नहीं होगा, कुछ प्रॉब्लम्स थी जिनकी वजह से हम लोग नहीं कंटिन्यू कर पा रहे थे, बट आगे आई होप हर अल्टरनेट डे पे तुम्हें फिजिक्स की एक क्लास 11th की दिखेगी और एक दिन जो गैप वाला मैं दिन बोल रहा हूं उस दिन मैथ की क्लास दिखेगी। तो ये समझ लो कि डेली तुमको एक दिन क्लास 11th की फिजिक्स का लेक्चर मिलेगा, अगले दिन क्लास 11th के मैथ का लेक्चर मिलेगा, फिर फिजिक्स फिर मैथ, ऐसे करके लेक्चर्स तुमको मिलते रहेंगे। तो तुम जहां भी पढ़ रहे हो पढ़ते रहो, तुम्हारे जो भी बैकलॉग्स होंगे मैं कोशिश करूंगा कि उनको इन लेक्चर्स के थ्रू तुम्हारा कवर करूं, और कोई भी डाउट इस लेक्चर को कवर करने के बाद तुम्हारा नहीं रह जाएगा, ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी। ठीक है, तो आई होप तुम अच्छा कर रहे होगे, जहां भी हो अच्छा करते रहो और पढ़ते रहो।